हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे पहले लेक्चर में। जिस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके एसपीएम का सेट डी का पेपर नंबर 3, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। जैसा कि आपको पता है, इस पेपर में हमको 5 सब्जेक्ट आते हैं और ये पूरा पेपर एमसीक्यू बेसिस होता है। तो हम पढ़ेंगे भी उस तरीके से कि हमें एमसीक्यू का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें कोई रटेंगे नहीं, हम उस अप्रोच से पढ़ेंगे कि हम आसानी से एमसीक्यू हैंडल कर पाए। इस चैनल पे आपको बैक टू बैक पांचों चैप्टर के डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। ये नोट्स है मेरे, ये पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे और सारी कोई भी डाउट हो तो उसके लिए गाइडेंस भी मिल जाएगी। और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। मैंने पहले ही पेज में सब कुछ दे दिया है। पार्ट ए में मैं क्या पढ़ाऊंगा, पार्ट ए में क्या सिलेबस में आपका है, पार्ट बी में क्या है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल स्टार्टअप, इंडियन स्टार्टअप बीइंग एंटरप्रेन्योर में स्किल रिक्वायर्ड है, क्रिएटिव थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है। फिर डीपी डबल आईटी का जो एक आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है स्टार्टअप के लिए, उसके बारे में पार्ट बी में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए में सबसे पहला वर्ड इंस्टीट्यूट हमें पढ़ाना चाह रहा है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? हम शार्क टैंक एरा से, हमको पता है एंटरप्रेन्योर क्या होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर वर्ड आया कहाँ से? एंटरप्रेन्योर वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड से, जिसका मीनिंग है स्टार्ट समथिंग। ठीक है, तो हमें कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वहां से एंटरप्रेन्योर आया। और सेकंड आता है स्टार्टअप। हमारा आता है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप्स क्या होते हैं? स्टार्टअप्स एक न्यूली स्टैब्लिश्ड कंपनी जो अपनी इनोवेशन से, हाई ग्रोथ पोटेंशियल से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक आपको आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट एक न्यूली स्टैब्लिश्ड कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है एक इनोवेशन के रूप में या एक नए तरीके से, तो उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं स्टार्टअप। ठीक है, अब उसमें स्टार्टअप में कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, इनोवेशन। ठीक है, एक न्यू प्रॉब्लम वही है, या हो सकता है एक नई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है एक पुरानी प्रॉब्लम हो, तो उसको न्यू और क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, भूख तो हमको पहले भी लगती थी जब जोमेटो स्विगी नहीं थे, लेकिन हमको एक प्रॉब्लम थी कि भूख लगती है। तो पहले भूख लगती थी तो हम क्या करते थे? रेस्टोरेंट में खाना, हमको घर में खाना नहीं खाना है तो हम रेस्टोरेंट जाते थे और खाते थे। ठीक है, प्रॉब्लम तो सेम थी कि हमको बाहर खाना है तो हमको बाहर जाना पड़ता था। पहले एक ही सॉल्यूशन था, लेकिन फिर जोमेटो स्विगी ने बाहर का कॉन्सेप्ट लेके आया कि हम फूड डिलीवरी करेंगे। तो ये एक पुरानी प्रॉब्लम का नया और क्रिएटिव सॉल्यूशन है, जोमेटो स्विगी फूड डिलीवरी। और जैसे हमको पहले किराने की जरूरत तो पड़ती थी तो हम किराने की दुकान जाते थे, अब ब्लिंकिट, ई कॉमर्स, ये भी एक नया और इनोवेटिव सॉल्यूशन है पुरानी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अब हाँ, इनोवेशन हो गया हमारा। सेकेंड है रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, जितनी ज्यादा कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड, ये आप सबको पता है। तो अब होता क्या है कि स्टार्टअप, ऐसा तो है नहीं आज स्टार्टअप मैंने चालू किया वो सक्सेस ही हो। स्टार्टअप चालू करने में बहुत रिस्क है। तो इसमें यही है कि आपको जितना रिस्क लेना है, आप ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई रहता है इसमें। ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप्स चालू होके बंद हो जाते हैं, बंद होने का रिस्क रहता है। ठीक है, फिर इसमें आता है एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। अब आपको इसमें एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट का मतलब यह है कि एक जुनून, एक लगन एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति, कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे मेरा विजन पता है, मेरे को उस विजन को लेके आगे जाना है। ठीक है, और फोर्थ आता है वेंचर कैपिटल। जैसे आपने सुना होगा, शार्क टैंक देखा होगा आपने, तो सुना होगा वीसी वीसी वीसी। तो वीसी का फुल फॉर्म है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? एक टीम होती है बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स की या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की। जैसे हम चार लोग इन्वेस्टर्स हैं जिनको हमको अर्ली एज जो स्टार्टअप्स है उनमें इन्वेस्ट करना है। तो उनको उनको उनका एक
ग्रुप बोल सकते हैं, तो उन सब ग्रुप का मिलके या एक एजेंसी होती है जिनके पास ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अर्ली एज में इन्वेस्टर करना चाहते हैं। तो वो जो वीसी होती है, वो एक जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो वीसी को अप्रोच करते हैं कि मेरा ये पिच करते हैं, मेरा ये आइडिया है, आप इस चीज में इन्वेस्ट करो। तो फिर वीसी के पास जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर वो उसको देखते हैं, अगर उन्हें वो आइडिया समझ आता है तो फिर वो अर्ली एज जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं फॉर रैपिड ग्रोथ। क्या होता है रैपिड ग्रोथ का मतलब? क्या होता है स्टार्टअप्स की ग्रोथ? स्टार्टअप होता क्या है, जो बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनीज होती है, टाटा वाटा, ये सब धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन स्टार्टअप जो होता है, एक नया स्टार्टअप एक नया सॉल्यूशन लेके आता है, तो उसकी ग्रोथ हमेशा, अगर वो सही प्रोडक्ट सही सर्विस दे रहा है और वो अपने रीचेबल जो उस कस्टमर को टारगेट कर रहा है उस कस्टमर तक अगर वो पहुंच गया तो वो बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है। ठीक है, नए मार्केट में जाना, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। जैसे मैं एमपी में बेच रहा हूँ तो एमपी से राजस्थान, राजस्थान से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से यूपी, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू कश्मीर, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो फटाफट ग्रो करता है, नए कस्टमर्स, नए कल्चर, तो ग्रो करता है। फिर आगे टेक्नोलॉजी फोकस। अब जो नए स्टार्टअप से वो बही खाता में अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते। हर चीज के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर, एक एआई, आजकल एआई का जमाना है, हर चीज के लिए एआई। पहले आप याद करो कि आपको कंपनीज के फोन आते थे, तो पहले कोई कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव बात करता रहता था कि हेलो सर। अब मोस्टली आप देखोगे कि चैटबॉट्स, वॉइस बॉट्स यही बात करेंगे। कस्टमर सपोर्ट में आप कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट पे जाओगे आपको चैटबॉट्स मिलेंगे, फोन आएगा आपके पास ऑटोमेटिकली, एआई वाला कॉल। ठीक है, वो आपकी बात सुनेगा भी और उस हिसाब से उसका ऑटोमेटेड जो रिप्लाई है वो देगा भी। तो टेक्नोलॉजी फोकस है सारे स्टार्टअप, पहले टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं, उसके बाद मार्केट में उतरते हैं। फिर अपना आ गया लीन ऑपरेशंस। क्या आ गया? लीन ऑपरेशंस। या मैं एक एक चीज को इतनी डिटेल में और इतना एग्जांपल लेके इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको एमसीक्यू आए, तो आपको सॉफ्टवेयर, एआई, न्यू मार्केट, अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर, एंजल इन्वेस्टर्स, ये जो रेड रेड वर्ड्स है ना, ये चीजों को मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि आपको एमसीक्यू में वो चीजें आए ना, तो आप उसको क्लिक करें और आपको, हाँ सर ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा है। तो इसलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना तो आप भी सकते हो, इसलिए मैं आपको इस तरीके से, लीन ऑपरेशन का मतलब यह होता है कि सबसे पहले आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो वो एक ऑपरेशन बहुत लीन रखते हैं। लीन मतलब कि बहुत एफिशिएंट और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब ऐसा कि आपका काम भी हो जाए और ज्यादा पैसा भी बनना हो। ठीक है, कोई ज्यादा एकदम स्टार्टअप इनिशियल फेज में कोई बहुत ज्यादा फैंसी चीजें नहीं करता। ठीक है, वो आपका एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, लीन ऑपरेशन। फिर उसका इकोसिस्टम सपोर्ट। इकोसिस्टम सपोर्ट का मैं हिंदी में समझाऊं तो माहौल का मतलब जैसा होता है कि अगर आपको जेई नीट की तैयारी करना है तो आप सबसे पहले कोटा, कोटा में क्यों जाता है इंसान? पढ़ाई तो वो इंदौर में भी हो जाएगी, वो पढ़ाई तो भोपाल में भी हो जाएगी, वो पढ़ाई तो दिल्ली में भी हो जाएगी, लेकिन कोटा में क्या होता है? इकोसिस्टम मिलता है, वैसा माहौल मिलता है। तो उसी हिसाब से स्टार्टअप में भी एक माहौल रहता है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट, मेंटरशिप मिल जाए, नेटवर्किंग। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग। आपकी नेटवर्किंग जितनी अच्छी होगी आपका उतना अच्छा बिजनेस होगा। तो ऐसा होता है कि जैसे आप बैंगलोर की कंपनी है, बैंगलोर इसमें लिखा सिलिकॉन वैली, मैंने एग्जांपल दिया। इंडिया की सिलिकॉन वैली क्या है? बैंगलोर। बैंगलोर में आईटी का इतना अच्छा, आईटी के जितने स्टार्टअप है मोस्टली बैंगलोर से। क्यों? क्योंकि वहां पे नेटवर्किंग अच्छी है, वहां पे उनको मेंटरशिप मिल जाती है, सही गाइडेंस मिल जाती है। फेलियर एंड लर्निंग। एंटरप्रेन्योरशिप में मेन रूल, एंटरप्रेन्योरशिप अपनी लाइफ में, फेलियर। फेलियर आएंगे, हमको सिखा के जाएंगे, हमको उसको सीखना है और उसको सीख के उसको आगे बढ़ना है। तो यही टॉपिक दिया है, फेलियर एंड लर्निंग। मेरे पास ये आया है, फेलियर एंड लर्निंग। ये लाइफ हो या बिजनेस हो, हम फेल होते हैं, हमको उस फेलियर से सीखना पड़ता है, या फिर उसके बाद फिर खड़ा होना पड़ता है। या तो आप सीखोगे या तो आप जीतोगे, हारोगे कभी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जिट स्ट्रेटेजीज।
क्या होता है, अगर मैं एज अ इन्वेस्टर सोचूं, ठीक है, तो आप अगर एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मेरे पास पिच करने आए हो, तो मैं आपके इन्वेस्ट करूंगा, आपके बिजनेस से पैसा डालूंगा, तो मेरे को हमेशा एक ये तो रहना पड़ेगा कि मैं कब एग्जिट कर सकूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका बिजनेस बहुत बार एक अच्छी कंपनियां बन जाती है, उसके बाद उसको एक्वायर कर लेते हैं, तो वो एक एग्जिट स्ट्रेटेजी स्टार्टअप के पास जरूरी होना चाहिए कि हम लिस्टेड हो जाएंगे तो हम आईपीओ ले आएंगे अपना, हम अपना इतना शेयर बेच देंगे, तो हम वहां से आईपीओ से एग्जिट लेंगे, या तो हम किसी से एक्वायर हो जाएंगे तो हम वहां से एग्जिट ले लेंगे। ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी फोकस वाला शायद टाइपिंग एरर हो गया, फिर से आ गया, बाकी पॉइंट्स इतने ही है ना। फिर हम आ जाते हैं सम फेमस स्टार्टअप्स मैंने दिया है, स्पेस एक्स, पेटीएम जानते हो, पेटीएम करो, बाईजूस जो अब चला खत्म हो चुका है, खैर ऑलमोस्ट इंसल्टी में उसका केस है, ओला, टैक्सी ढूंढना प्रॉब्लम तो पुराना ही था, लेकिन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव तरीके से एक आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जो आप रैपिडो रोज यूज करते हो। ठीक है, पेटीएम, रोज पेमेंट तो आपको करना ही था, लेकिन उसका सॉल्यूशन यूपीआई आया, यूपीआई को पेटीएम ने, जो यूपीआई है उसको फेमस करने में, पेटीएम आज भले इतना नहीं चलता है, लेकिन फेमस करने में पेटीएम ने ही सबसे पहले हमको यूपीआई से इंट्रोड्यूस किया कि यूपीआई चीज क्या होती है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया, मेरे सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसमें हमारे पास 5 टाइप्स हैं, इनोवेटिव, इमिटेटिव, सोशल, वुमेन एंड कॉर्पोरेट को इंट्राप्रेन्योर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जो एकदम आइडिया ही नया लेके आ रहा है, जैसे हम ई कॉम वर्ल्ड में अमेजोन, ठीक है, अमेजोन जो है ई कॉमर्स जो चीजें ऑनलाइन मिल सकती है वो एक आइडिया नया था। फिर फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट में नेक्स्ट वाला टॉपिक बताऊंगा, फ्लिपकार्ट नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा मैं उसका एग्जांपल है। ठीक है, कि ऑलरेडी कोई चीज बनी हुई है उसको और ठोक पीट के अच्छा करके, मेरे जैसे यूएसए में कोई चीज अच्छी बनी हुई है उसको मैं लेके आऊंगा इंडिया में, कंसेप्ट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मैं इंडिया के हिसाब से उसको चैनलाइज करके कर दूंगा। जैसे फ्लिपकार्ट ऑलरेडी था, मीशो क्या करा, सस्ता करा, जीरो कमीशन करी सेलर के लिए, तो अप्रोचेबल बना, तो आज मीशो बहुत सक्सेसफुल। तो मैं सबसे पहले इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप की, मैंने दोनों एक ही बार में समझा दिया आपको, इनोवेटिव और इमिटेटिव। इनोवेटिव क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर बिल्कुल नया कुछ लेके आ रहा, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू आइडियाज इन मार्केट। प्रॉब्लम सॉल्वर, एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था, वो सॉल्यूशन किसी ने लेके आ गया, तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, जैसे यूपीआई। ठीक है, अब इमीडिएटली जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऑलरेडी कोई सक्सेसफुल मॉडल है, जैसे ऑलरेडी अमेजोन का सक्सेसफुल मॉडल था, फ्लिपकार्ट आया, ऑलरेडी अमेजोन फ्लिपकार्ट चल रहे थे, मीशो लेके आ गए। ठीक है, लेकिन उसमें है कि एग्जीक्यूशन लेवल इतना अच्छा, मैं पर्सनली अमेजोन से ज्यादा यूज करता हूँ फ्लिपकार्ट, क्योंकि मेरे को उसका इंटरफेस ज्यादा अच्छा पसंद है। तो कंसेप्ट तो वही था ई कॉम वाला कि बेच फ्लिपकार्ट नहीं रहा, बेच सेलर रहे, खरीद कस्टमर रहा, लेकिन बस आपको एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जहाँ पे सेलर, एक मार्केट प्लेस है, सेलर और बायर दोनों मिल रहे हैं, ये ई कॉम। ठीक है, अब अपने पास आ गया इमीडिएटिव, और मैंने आपको दोनों बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, एक एग्जांपल भारत पे, ठीक है, फोन पे और पेटीएम के बाद आया, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आया था अपने साथ कि वो उनको लोन देता था, बिजनेस से उसको लोन देता था कि आप जो पैसा इसमें क्यूआर में ले रहे हो उससे आपकी ईएमआई कटती जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आए थे भारत पे कि आपको लोन देंगे, और लोन आपसे लेंगे नहीं, आपका जो रोज आप क्यूआर पे पैसा लोगे ना, उसमें से हम रोज रात को एक इंस्टॉलमेंट काट लेंगे, तो हम आप लोन विद इंटरेस्ट पे भी कर रहे हो और आपको समझ में भी नहीं आ रहा,
ऐसा कंसेप्ट लेके आए थे। और वो उस पर ब्याज भी देते थे। जो पैसा आपका मान लो आप बैंक में विड्रॉ नहीं कर रहे हो, वो क्यों और पैसा आपका एक भारत पे अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उसे 12% ब्याज दे रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि मतलब ऐसा धंधा जिससे समाज की सेवा हो रही है, एजुकेशन, एनवायरमेंट, हेल्थ केयर। मतलब ऐसा है कि जैसे आप एग्जांपल है, अंशु गुप्ता जी है फाउंडर ऑफ गोंज। उसमें क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉथिंग एंड बेसिक नीड जो होती है उसको फुलफिल कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा मैंने आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ। अंशु गुप्ता फाउंडर ऑफ गूंज, ये लोग कर क्या रहे हैं, जो जिनको कपड़ों की जरूरत है, बेसिक नीड्स, ठीक है, उनको वो पहुंचा रहे हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी एंटरप्रेन्योर वुमेन है उसमें क्या टाइप बना दिया कि वुमेन एंटरप्रेन्योर। जैसे आप बहुत सारे जगह इंडिया बदल रहा है, ये दुनिया बदल रही है, वुमेन आगे आ रही है। जैसे आप शार्क टैंक में भी देखते होंगे, 2 शार्क्स वुमेन है, नमिता थापर जी, उसके बाद विनीता जी, शुगर की फाउंडर। ठीक है। और आप बहुत सारे बिजनेस वुमेन फाउंड कर रहे हैं, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है मैंने, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, नायका। नायका की फाउंडर भी वुमेन है। बहुत अच्छा बिजनेस है उनका, बहुत अच्छा बिजनेस बनाया है, बढ़िया आईपी लाया है, अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट और एंटरप्रेन्योर मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक पोजीशन ऐसी है जिसमें आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हो कि ये कंपनी में और क्या हो सकती है। सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई सीईओ है, तो वो एक एक प्रकार से टाइप ऑफ इंट्राप्रेन्योर या कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर बोल सकते है। तो गूगल में काम कर रहा है, लेकिन मैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह ही सोच सकते हैं कि मैं कौन सी एक प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को नए तरीके से, क्रिएटिव तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे मैं ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिवॉर्ड ले सकता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर की तरह ही सोचता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, तो उसमें हम बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर्स भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा, एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, ये लाइन मुझे ये कह रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक धंधा नहीं है जो सिर्फ एक फाउंडर ने स्टार्ट किया और उससे पैसा आ, ये एक पूरी की पूरी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है। कैसे? सबसे पहले अगर मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक जॉब जनरेट करूंगा। ठीक है, जॉब क्रिएट करूंगा। ठीक है। तो मेरे पास, मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, मेरे को बंदे लगेंगे, मेरे को टीम लगेगी, मेरे को स्टाफ लगेगा, मेरे को वर्कर्स लगेंगे। मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे को कस्टमर केयर लगेंगे, सपोर्ट स्टाफ लगेगा। तो मैं एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ इन इनोवेशन। इनोवेशन में अपने स्टार्टअप से कर ही रहा हूँ, नई चीजों को, पुरानी प्रॉब्लम्स को नए और क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। और मैं जो धंधा कर रहा हूँ वो बेसिकली इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना। तो ये देखो, दोनों पॉइंट मेरे कवर हो गए। मैं बिल्कुल भी आपको उस लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, सारे वर्ड्स भी यूज कर रहा हूँ, उसको सही तरीके से समझा भी रहा हूँ आपको, ताकि आपको, मैं बता रहा हूँ, मेरे 5 लेक्चर्स आपने देख लिए ना, मोर देन इनफ। ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ग्लोबल, अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ और वो पूरे ग्लोबल लेवल पर तक कॉम्पिटिशन हो जाती है कि मैं इंडिया से निकल के, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन होता है कि एक सेक्टर नया, मान लो मैंने कंपटीशन, मैं मान लो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने एक नया सेक्टर, एक नया प्रॉब्लम ढूंढ के एक नया सॉल्यूशन, तो एक अलग मैंने सेक्टर डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इंडियन स्टार्टअप के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये है ग्लोबल स्टार्टअप्स। अब आप आते हैं ग्लोबल स्टार्टअप के बारे में। हमारा एक टॉपिक पढ़ा था ना, ग्लोबल और इंडियन, तो ग्लोबल स्टार्टअप, अब यहाँ पे देखो, अब ग्लोबल स्टार्टअप में, ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप, यार ये क्या हुआ? ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप,
अब ग्लोबल स्टार्टअप में आते हैं हम, इसको कट कर देना यहाँ से। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। टेक्नोलॉजी एडवांस, हम टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप में एक टेक्नोलॉजी में हम एक नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं, ठीक है, हमें कॉम्पिटिटिवनेस दिखा रहे हैं, ठीक है, पूरे ग्लोबल में कि हम में भी दम है, हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग भी एक प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्लोबल इंडियन स्टार्टअप। तो हमें पहले ग्लोबल स्टार्टअप के मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले गए, द वन एंड ओनली इलॉन मस्क, टेस्ला। ये टेस्ला है, टेस्ला इलॉन मस्क, सबको पता है कि इलॉन मस्क की कंपनी है। टेस्ला ने क्या करा है कि सिर्फ एक ईवी व्हीकल्स, जो बाहर अभी इंडिया में तो अभी आया ईवी व्हीकल्स, ड्राइवरलेस व्हीकल्स में एक रिवॉल्यूशन लाया है टेस्ला ने। और अब जो ओला, उबर, रैपिडो, ये सब जो चला रहे हो ना, वो सब एक सक्सेसफुल मॉडल के कॉपी है, जो बहुत अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंडिया पे। लेकिन जो रियल है, जो सबसे पहले जो नया आइडिया आया था, नया कंसेप्ट जो लेके आया था, वो लेके आया था उबर 2009 में, ठीक है। उसके बाद आपको एक, आजकल तो सब लोग जानते हैं एयरबीएनबी। हम कहीं भी जाते हैं, हमको एक फ्लैट, हमको एक रूम 1 RK 1 BHK, हमको एक एयरबीएनबी, बाहर की कंपनी है, अब तो इंडिया में बहुत अच्छे से चल रही है, तो हम उसको बुक कर सकते हैं। हम 2 दिन के लिए, 5 दिन की, नॉट लाइक होटल, ये मतलब एक पूरा का पूरा अपार्टमेंट है, 2 BHK। 2 BHK मेरे दोस्त आ रहे हैं, कोई पार्टी करना है 5-6 दिन, हम 6-7 लोग जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा एक इसमें किचन भी आएगा, उसमें सारा सामान भी आएगा, सब कुछ, हम 5 दिन के लिए एयरबीएनबी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस टाइप, ये एग्जांपल्स में एक आपको समझाऊंगा, नहीं वीडियो और बड़ा हो जाएगा। जूम हम सब यूज़ करते हैं, कोविड में हमने सब ने यूज़ किया, स्नैप लोगों ने सबने यूज़ किया। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इंडियन स्टार्टअप आपको पता है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेजोन, सॉरी अमेजोन नहीं, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला, इंडियन स्टार्टअप से चलो। अब नेक्स्ट जाते हैं इंडियन स्टार्टअप पे। तो इंडियन स्टार्टअप आपको पता ही है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला, जोमेटो, जीरोदा, ओयो रूम्स, स्विगी, उड़ान, रेजर पे, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप ये एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखे हैं। मेरे नोट्स छोटे हैं ताकि आपको हेल्प हो पाए, लेकिन आपको ये चाहते हो कि आप और ज़्यादा पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे सारी रेफरेंसिंग दी है कि आप कौन से पेज में जाके पढ़ सकते हो। अब आ जाता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड। सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल एडेप्टेबिलिटी। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत चेंजिंग है, कांस्टेंट चेंज होता है, बहुत डायनामिक है। तो हमारा जो एंटरप्रेन्योर लोग, बहुत बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत चेंज होता है, बहुत डायनामिक है, तो अडेप्ट करना है, ठीक है। आज कोई नई चीज चल रही है, हम उसमें चल रहा है, कोई नया चीज आया तो हमको उस हिसाब से अडेप्ट होने, वैसा नहीं कि हम तो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, अडेप्ट करके उस चीज में आगे बढ़ना है, एडजस्ट करना है अपनी एबिलिटी को उस चेंज के अकॉर्डिंगली और आगे बढ़ना है। जैसे देखो, रिकग्नाइज द मार्केट, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया, कंज्यूमर पहले कुछ और चाह रहा था, अब कंज्यूमर कुछ और चाह रहा है, तो हम उस चीज को समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है। तो उस हिसाब के हमको भी इवॉल्व होना पड़ेगा और हमको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। ये हमारा सेकंड, लीडरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बॉस नहीं बनना, हमको लीडर बनना है। बॉस क्या होता है, मैं आगे चल रहा हूँ, बाकी पूरी सेना मेरे पीछे, फॉलो मी। लीडर नहीं, साथ में। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरे पास एक टीम होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी टीम को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मेरे इशारों पे नाच रहे हैं। तो मुझे एक अच्छी लीडरशिप निभानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी मेरे बिजनेस में। यहाँ लिखा है, इफेक्टिव लीडरशिप इन्वॉल्व्स नॉट ओनली मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बट ऑल्सो कल्टिवेटिंग अ कोलैबोरेटिव एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स, ठीक है।
लीडरशिप टीम क्या होता है, मैं अगर बॉस हूँ तो मेरा एक गोल है, हमारी टीम का एक गोल है, शेयर्ड गोल्स। ठीक है, हमको गाइड करना है। एक लीडर एक गाइड करता है कि लीडर ऑर्डर नहीं देता है, गाइड करता है कि हमें इस ये हमारा बेंचमार्क है, हमें इसे कैसे यहाँ तक पहुंचना है। रिजिलियंस। तब रिजिलियंस, रिजिलियंस मतलब क्या होता है, बिजनेस है, बिजनेस में लॉस भी होगा, बिजनेस से फेलियर भी होगा, रिजेक्शन भी आएगा, बहुत सारे सेटबैक आएगा। तो उस सेटबैक के ऊपर जो कमबैक हो, उस क्वालिटी को बोलते हैं रिजिलियंस। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी टू विथस्टैंड सेटबैक्स, सेटबैक्स को झेलने की क्षमता को हम रिजिलियंस बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो एंटरप्रेन्योरशिप में होना ही चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सेटबैक्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब थर्ड हम आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। डिसीजन मेकिंग इज अ फाउंडेशनल स्किल फॉर एंटरप्रेन्योर हु आर constantly faced with choices that shape trajectory of their business। इसका मतलब ये है कि डिसीजंस बिजनेस बनाता है। आपका एक सही डिसीजन आपके बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जा सकता है, आपका एक गलत डिसीजन आपके बिजनेस को नीचे में लेके जा सकता है। तो हमें अच्छे से अपॉर्चुनिटी पकड़ना है, ग्रैब करना है। ठीक है, उसमें सही रिसोर्स डाल के उसका मैक्सिमम फायदा लेना है और मार्केट में मैक्सिमम इम्पैक्ट डालना है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई सीजन आ रहा है, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी पकड़ना है जिस आप उस मार्केट में, उस पे आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट दिखाना है कि हाँ मैं हूँ मार्केट में, ऐसा डिसीजन लेके। और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप इनोवेटिव भी हो, आप क्रिएटिव भी हो, आप बिजनेस अडेप्ट भी कर ले रहे हो, आप लीडर भी अच्छे हो, आप सेटबैक्स भी झेल ले रहे हो, लेकिन अगर आपको फिनेंशियल लिटरेसी नहीं है, आपको ये गणित नहीं है कि मेरा ग्रॉस मार्जिन कैसे बढ़ाऊंगा, ग्रॉस और नेट मार्जिन के अंतर जो है, ग्रॉस तो ज्यादा है लेकिन नेट मार्जिन मेरा कम आ रहा है, तो मैं कैसे खर्चे कम करूं जिससे मेरा नेट मार्जिन बढ़े। जब आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब पता ना हो कि मेरी इकोनॉमी को स्केल में कैसे बढ़ाऊं ताकि मेरा मार्जिन बढ़े, मेरे को यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं पता हो। बिजनेस धंधा है फिनेंशियल पैसों का। ठीक है, मेरे को फाइनेंशियल डाटाओं के साथ खेलते नहीं आता है, मेरे को चीज़ें नहीं समझती। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी तो मैं कोई धंधा नहीं, मैं कितना इनोवेटिव हूँ, कितना क्रिएटिव हूँ, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया हूँ, लेकिन एक फाइनेंस को समझना बहुत जरूरी है, वही लिखा है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, नेटवर्किंग, अगेन मैंने आपको तभी बताया था कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमको बिजनेस करने में। नेटवर्किंग में स्ट्रेटेजिक स्किल, यहाँ लिखा है नेटवर्किंग is a strategic skill that empower entrepreneurs to build relationship beneficial for personal भी और for professional growth। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे अच्छा नेटवर्किंग करते हो तो आपके बिजनेस में फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाते हैं, चैलेंजेस एसोसिएट विद क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग इन बिजनेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग बिजनेस बनाते हुए। बेसिकली अगर मैं बोलूँ सिंपल भाषा में तो यहाँ पे हमको मेन 3 चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेन चैलेंज आता है रिसोर्स इंटेंसिवनेस। इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए या एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा एक रिस्क रहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं बना दें जो किसी को चाहिए ही ना। तो हमें हमेशा उसके लिए एक रिसर्च करनी पड़ती है, प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, यूज़र टेस्टिंग करना पड़ता है। तो इससे हमेशा चैलेंजेस क्या होते हैं कि मान लो मैंने एक बहुत टेस्टिंग कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने इतनी रिसर्च कर दी कि मेरा बजट सिर्फ रिसर्च करने में ही चला गया। जब मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना तब तक मेरे पास कोई पैसा ही नहीं बचा उसकी मार्केटिंग करने की, उसका आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट देने के लिए या उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए।
मैंने उसमें सारे रिसोर्स मैंने उसमें ही लगा दिए। तो दिक्कत यही आता है कि हमें एक बैलेंस बना के रखना है इस चैलेंज से डील करने के लिए, कि पहले हमको मिनिमम मिनिमम चीजें से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का अपने जैसे कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको आगे चल के, एमवीपी करके होता है। पहले हमको ऐसा नहीं कि हमारा कोई आइडिया तो सीधा एक ऐप ही बना दिया। पहले उस चीज का एक सिंपल नॉर्मल प्रोटोटाइप बनाओ, ठीक है। हमको कॉस्ट भी बचा के चलनी है, सारे रिसोर्सेस हमको टेस्टिंग फेज में या प्रोटोटाइप बनाते समय ही नहीं जाने देना। तो हमारा ये सबसे बड़ा, ये देखिए इसमें लिखा भी एक्सटेंसिव रिसर्च प्रोटोटाइपिंग यूजर टेस्टिंग कैन बी स्ट्रेन लिमिटेड बजट पीरियड्स पर्टिकुलर स्टार्टअप विद कॉन्सेंट्रेट रिसोर्सेस, ठीक है। Entrepreneurs must strike balance between innovation and resource allocation to ensure sustainable business practice। तो हमको इतना रिसोर्स यूज करना पड़ेगा इनोवेशन में, इतना बैलेंस रखना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस सस्टेन भी कर पाए, ठीक है। और अब सेकंड है रेसिस्टेंट टू चेंज। अब होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े धंधे बंद होते हुए देखे हैं मैंने, बहुत बड़े बड़े धंधे। मेन एग्जांपल जो आपको सब देते होंगे वही एग्जांपल मैं दूंगा, नोकिया। नोकिया एज अ बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, उसके बाकी धंधे अच्छे हैं, लेकिन उस जो मोबाइल में किंग था एक टाइम का, अपने बचपन में जो किंग था, वो आज स्मार्टफोन में कहीं पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बदलना नहीं चाहा। दुनिया बदल रही थी, दुनिया एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो रही थी, बट उसने एक अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया। वो अपनी ही मनमानी करना चाह रहा था। देखो आज मार्केट में कहीं भी नहीं। हाँ, वो एंड्रॉइड लेके आया बाद में, उसके फोन्स आए एंड्रॉइड में, लेकिन फिर वो बहुत देर हो चुकी थी। तो यही है कि ट्रेडिशनल बिजनेस, इसमें लिखा है कल्चरल शिफ्ट रिक्वायर्ड क्रिएटिव डिजाइन थिंकिंग इन्फ्लुएंस स्टेकहोल्डर होल्डर्स में रिसिस्ट, ठीक है। बदलते नहीं है अपने आप को, तो उस चीज में दिक्कत आती है। स्टार्टअप बहुत डायनामिक इन्वायरमेंट है, हम लोगों को जैसे जैसे अपना कांस्टेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जैसे जैसे चीजें बदलती जाती है हमें बदलना पड़ेगा, हमारे तौर तरीके बदलने पड़ेंगे इन बिजनेस में। अगर मार्केट में रहना है, बदलना जरूरी है। बदलाव बदल लो, नहीं तो बदल दिए जाओगे। किसी ने कहा है बदल लो या बदल दिए जाओगे। खुद बदलते रहो, नहीं तो बदल दिए जाओगे। कोई आप अच्छा नहीं कर रहे तो कोई आपको अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। एम्बिग्यूटी इन मेजरमेंट। एम्बिग्यूटी इन मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, वो अपनी सक्सेस को मेजर नहीं कर पाते। उनके पास कोई क्लियर आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मेजर नहीं कर पाते हैं, या उनके पास एक कोई अच्छा केपीआई जिसको बोल सकते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिससे हम इंडिकेटर होता है जो हमको बताता है कि हम सही राह पे चल रहे हैं कि नहीं। तो वो दिक्कत आती है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता, हमारे पास ऐसे कोई इंडिकेटर्स नहीं होते कि वो बता पाए कि हम अच्छा कर भी रहे हैं कि नहीं। ग्लोबली जो बहुत अच्छा करती है, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छा करती है, और बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा, लेकिन वो स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ। मतलब जो बाप दादा दादा से बाप पापा के पास आई थी, वो बेटे के पास नहीं आ पाई। उसमें पुअर सक्सेशन प्लानिंग होती है, अच्छे से फैमिली बिजनेस मैनेज नहीं किया जाता। तो हम वही चीज़ देखेंगे कि क्या चीज़ें होनी चाहिए एक स्मूथ ट्रांजिशन, एक अच्छी सक्सेशन प्लानिंग में, और एक अच्छे से अपने फैमिली बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना। और इसमें आप देखोगे सक्सेशन प्लानिंग among the Indian global influence strategic process aim to ensuring the smooth transition of wealth, leadership, business continuity across the generations। हमें लीडरशिप, वेल्थ और बिजनेस कंटिन्यूटी को ट्रांसलेट करना है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे। तो सबसे पहला ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड फैमिली गवर्नेंस। हमें फैमिली को ओपनली डिस्कस करना पड़ेगा। फैमिली वैल्यूज क्या है, फैमिली के शेयर्ड गोल्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, विजन क्या है फ्यूचर के लिए। जब दो जनरेशन बैठ के ये बात करेगी, अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, तो स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा।
फैमिली में ओपनली डिस्कस होना चाहिए कि क्या विजन है, क्या गोल है हमारे फैमिली को बिजनेस को लेके, ताकि दोनों जनरेशन उस पर लेके समझ पाए, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए। ठीक है। और उसमें प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लीडरशिप, एक स्मूथ ट्रांजिशन में एक अच्छी लीडरशिप चाहिए। एक अच्छा लीडर दूसरे अच्छे लीडर को ट्रेन करेगा। सेम इंटीग्रिटी, सेम वैल्यूज जो पापा की थी, वही बेटा, सेम वैल्यू, सेम इंटीग्रिटी, वही लीडरशिप। जैसे पापा ने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया, बहुत अच्छी लेगेसी, तो एक लेगेसी बनाना अलग बात है, एक लेगेसी को कंटिन्यू करना, मेंटेन करना, ग्रो करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए लीडरशिप चाहिए होती है। ठीक है। और थर्ड है मेंटरशिप एंड सक्सेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो सीनियर्स मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी इस बिजनेस को बहुत से चला चुके हैं, उन्हें अपने बच्चों को, जो आगे सक्सेसर्स हैं, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देना होगा। उनके या तो बाहर से मेंटरशिप प्रोग्राम कराना पड़ेगा। तो ये लिखा है प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर लीडरशिप रोल्स। नेक्स्ट जनरेशन को हमको मेंटरशिप प्रोग्राम देके, एक्सटर्नल मेंटर बुलाकर, एक्सपीरियंस शेयर करके, इंडस्ट्री की नॉलेज देके हमको तैयार करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि वो उसी लेगेसी को आगे बढ़ाए और मेंटेन करे उसी अच्छे तरीके से जिस तरीके से उनकी पुरानी। एक ट्रांजिशन जो होता है जनरेशनल वाइज, वो स्मूथ हो। तो वही तीन चीजें ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन, ओपनली फैमिली डिस्कशन होना चाहिए, गोल्स क्या होना चाहिए, रीजंस नेक्स्ट जनरेशन को पता चाहिए, लीडरशिप सही आदमी के हाथ में होनी चाहिए, और मेंटरशिप एंड सक्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो सीनियर फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें इंडस्ट्री की नॉलेज, इंडस्ट्री की में कैसे सरवाइव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लीडर बनना है, लीडरशिप क्वालिटी सिखाना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। हाँ, तो हम आते हैं पार्ट बी पे, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। पार्ट बी में हमारा सबसे पहले एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, DPIIT। DPIIT का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये क्या होता है? एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, यह एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है स्टार्टअप के लिए सारी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना। क्या होता है? डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसके पास जो स्टार्टअप्स होते हैं वो रजिस्टर करते हैं, तो उसको रजिस्टर करने से एक तो पहचान मिल जाती है कि हाँ भाई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड या गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप है। फिर उसके बाद बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हम देखते हैं। तो ये हमने देख लिया DPIIT। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, है ना। ये मैंने आपको नोट्स में पढ़ा ही दिया। ये गवर्नमेंट बॉडी है, डिपार्टमेंट है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेज, सबसे मेन एडवांटेज है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट का सबसे मेन एडवांटेज, पहला एडवांटेज है DPIIT में रजिस्टर होने का, कि जो हमारे स्टार्टअप के फर्स्ट 10 ईयर्स है, उसमें 3 लगातार साल हम टैक्स एग्जिम्पशन ले सकते हैं। मतलब फर्स्ट 10 ईयर्स में हम 3 साल तक कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर में एग्जिम्पशन ले सकते हैं। आया समझ? सेकेंड आता है इनोवेशन एंड पेटेंट सपोर्ट। इनोवेशन और पेटेंट सपोर्ट क्या होता है? अगर हम DPIIT में अपना स्टार्टअप रजिस्टर्ड करते हैं, तो पेटेंट रजिस्टर करने की आपको पता है कि हैवी फीस लगती है। तो अगर आप DPIIT रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप हो तो उसमें रिबेट मिल जाती है, इनोवेशन में गवर्नमेंट स्कीम की हेल्प मिल जाती है। ठीक है, कि आप प्रोसेस अपना फास्ट ट्रैक कर पाए। एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टअप इंडिया को लेके हमारी इंडिया बहुत सीरियस है। ये इनिशिएटिव है जो स्टार्टअप इंडिया, इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। तो मल्टीपल स्कीम्स, मल्टीपल गवर्नमेंट ग्रांट्स, सब्सिडीज, कम इंटरेस्ट पे लोन मिलते रहते हैं। तो अगर हम इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड कर लेते तो उसमें हमको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है कि ये हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज्ड है। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस में क्या हो जाता है कि जैसे ही आप
गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट है, ये लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट है, ये लोग सेमिनार्स करते हैं, कॉन्क्लेव्स करते हैं, स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स। आप वहाँ जाओगे, 4 स्टार्टअप फाउंडर्स और मिलोगे, तो उससे आपका नेटवर्किंग बढ़ेगी और आपको कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ईज ऑफ वाइंडिंग अप। अब क्या होता है कि वाइंडिंग अप में भी आपको एक एडवांटेज मिलता है। जब वाइंडिंग अप मतलब आप जब अपनी कंपनी बंद कर रहे हो किसी भी कारण के चलते, तो आपको ये एक एक्ट होता है जिसमें हम बंद करते हैं। लॉ में आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा हो तो पढ़ा दूंगा मैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी के एक्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि 90 दिन के अंदर आपकी कंपनी वाइंड अप कर देंगे, अगर आप DPIIT रजिस्टर्ड हो तो। अब इसमें क्या होता है, फास्टर गवर्नमेंट प्रोसीजर, प्रोक्यूरमेंट, इसको काट देना। इसमें क्या होता है कि फास्टर गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है कि DPIIT डबल रजिस्टर्ड जो होते हैं स्टार्टअप्स, इनमें क्या होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा विश्वास दिखाती है। किस चीज़ में विश्वास दिखाती है? कि आपको टेंडर्स आसानी से मिल जाएंगे, पार्टिसिपेट आप आसानी से कर पाओगे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में, या सब कुछ लिखा हुआ है। गवर्नमेंट टेंडर्स, प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, मैं वर्ड टू वर्ड रीड करके आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं यही वर्ड यूज़ करके आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ कि ताकि आप MCQ हैंडल कर पाओ। ठीक है। रिकग्नाइजेशन एंड विजिबिलिटी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप वहां लिख दोगे अपने स्टार्टअप के नीचे कि DPIIT या स्टार्टअप इंडिया जिसको बोलते हैं, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में रजिस्टर्ड है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इस स्टार्टअप पे भरोसा दिखाया है, वहां पर रजिस्टर्ड है, तो एक बिल्ड होता है, एक आपकी पहचान बनती है। और इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट, UP गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट एक सेमिनार लगाती है, कॉन्क्लेव करती है, वहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हैं, नेटवर्किंग भी होती है, और वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। या तो सरकार आप में पैसा डाल देगी, या तो कोई इन्वेस्टर आप में पैसा डाल देगा। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि आप DPIIT रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट ने फेथ दिखाया है आप पर, आप रजिस्टर्ड हो, तो आप को इजीली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक है। फिर अब हमने बात कर लिया कि DPIIT में रजिस्टर्ड होने के फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कि आपको पहचान मिलेगी, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, आपको स्कीम्स का फायदा मिलेगा। लेकिन हम इसको रजिस्टर करवाने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले एंटिटी टाइप, आप वहां रजिस्टर करने जाओगे तो पहला सवाल पूछोगे, भैया आप क्या हो? आप सोल प्रोप्राइटर तो नहीं? सोल प्रोप्राइटर बिग नो। आप होना चाहिए LLP, आप होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म, या आप होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यही 3 कंपनी एंटिटी टाइप रजिस्टर कर सकती है DPIIT में एज अ स्टार्टअप। समझ आया? यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है। एज ऑफ स्टार्टअप, 50 साल पुराना स्टार्टअप, 50 साल पुराना एस्टेब्लिश बिजनेस इस चीज के फायदे नहीं उठा सकता, या DPIIT में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता मेरे दोस्त। उसके लिए आज रजिस्टर्ड हुई है तो उससे 10 साल तक मैं DPIIT में रजिस्टर हो सकता हूँ। आज रजिस्टर्ड हुई है तो मैं उससे 10 साल तक रजिस्टर्ड हो सकता हूँ। ये लिखा है अप टू 10 ईयर्स। 2020 में अगर मेरी कंपनी एस्टेब्लिश हुई है तो उसके 10 साल तक मैं DPIIT में 2030 तक रजिस्टर हो सकता हूँ। आया समझ में? एनुअल टर्नओवर, ये चीज़ ही मैटर करती है। हो सकता है आपकी कंपनी को 2 साल हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म हो, आप 100-150 करोड़ का धंधा कर रहे हो। आपको ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट स्कीम्स की। बहुत सारे छोटे धंधे हैं इनको गवर्नमेंट स्कीम्स की आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। डेट्स वाई एनुअल टर्नओवर का क्राइटेरिया रखा गया है। उसका एनुअल क्राइटेरिया क्या है? 100 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। टर्नओवर मतलब सेल्स, नॉट प्रॉफिट, नॉट एनीथिंग एल्स। सेल्स आपकी, टर्नओवर जो आपका 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उस ऊपर हुआ तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है। इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी, तीनों चीज हो गई। आपने एंटिटी टाइप वाला क्राइटेरिया भी पास कर लिया, आपने नए स्टार्टअप एज ऑफ स्टार्टअप भी पास कर लिया, एनुअल टर्नओवर भी 100 करोड़ से कम है,
लेकिन आप कर क्या रहे हो मेरे दोस्त, ये भी मैटर करता है ना। तो इसमें क्या लिखा है, इनोवेशन किसी चीज का, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विस, कोई नई चीज है जो अभी तक कमर्शलाइज नहीं है, आपने मार्केट में आके उसको कमर्शलाइज कर दिया, ये चीज लिखी है यहाँ पे नोट्स में, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और कोई चीज जो अब टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हो रही है, आईपी आपने उसका ले लिया, टेक्नोलॉजी से आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पुरानी प्रॉब्लम नई टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर रहे हो। फिर एक सर्टिफिकेशन भी होता है इंटर मिनिस्ट्री बोर्ड से, तो हमको सर्टिफिकेट लेना है, स्टार्टअप को मिल जाता है आसानी से इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का, आईबीएम का। ये सब चीजें सिर्फ आप इस लेवल से मत पढ़ो कि मेरे को एसपीएम सेट डी निकालना है, आगे चल के आप भी बिजनेस खोलने की सोचते होंगे, आप भी सोचते होंगे मेरे को स्टार्टअप करना है आफ्टर सीए या इन बिटवीन सीए। तो ये सब चीजें एक्चुअल वर्ल्ड, आई अप्रिशिएट आईसीआई इनिशिएटिव कि उन्होंने ये सब्जेक्ट दिया, ये सब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में ये सब होता है। आप कोई भी कंपनी चालू करोगे सबसे पहले यही बोलेंगे भाई डीपी डबल आईटी में रजिस्टर करवा लो, बहुत सारे फायदे हैं। तो ये सिर्फ आप एक फ्यूचर के लिए भी पढ़ो, ठीक है, ये सब चीजें रियल वर्ल्ड में होती है, सिर्फ थ्योरिकल नहीं है, ये सब रियल वर्ल्ड में होता है। और आप अगर स्टार्टअप खोलने की सोच रहे हो तो उसको ऐसे फील करके पढ़ो, पेपर तो निकलेगा ही निकलेगा, 80+ आएंगे ही आएंगे, और आगे भी आपको ये चीजें काम आएगी। फिर क्या होता है, एक रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर किससे, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर मतलब अपने बिजनेस स्टडीज में 11th-12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं समझाता। इंक्यूबेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होता है, इंक्यूबेटर आपने वर्ड सुना होगा, न्यू बॉर्न बेबी को उसमें रखते हैं ताकि वो जब तक स्ट्रॉन्ग इनफ ना हो जाए बाहर मार्केट, बाहर की कंडीशंस में सरवाइव करना, तब तक उसको रखते हैं। तो बिजनेस इंक्यूबेटर भी बिजनेस के लिए ऐसे ही है। जो न्यू बॉर्न स्टार्टअप्स होते हैं, नए नए नवेले स्टार्टअप्स होते हैं, जिनको मेंटरशिप और जैसे वर्क स्पेस और बहुत सारे रिसोर्सेस और कनेक्शंस, तो इंक्यूबेटर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं नए बिजनेस को, कि आपको नेटवर्किंग मिल जाए, आपको फंडिंग मिल जाए, आपके पास अगर स्पेस नहीं तो स्पेस तक देते हैं, तो वो इंक्यूबेटर कहते हैं। तो अगर इंक्यूबेटर से आप एक लेटर दे दोगे कि हाँ इंक्यूबेटर इनको रिकमेंडेशन लेटर देता है कि हाँ ये रियल स्टार्टअप है, एक अच्छे कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, एक अच्छे इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, और वो लेटर, रिकमेंडेशन लेटर डीपी डबल आईटी के जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट, ऐसा नहीं लेटर लिख के दे दिया कि भाई इनको रजिस्टर कर लो, ठीक है, नहीं, वो एक जो फॉर्मेट दिया है, वो फॉर्मेट के हिसाब से अगर कोई इंक्यूबेटर जो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज जैसे आईआईएम आईआईटी सब जगह इंक्यूबेटर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी इंक्यूबेटर अगर आपके नाम पे स्टार्टअप लिख देगा कि हाँ जो इस डीपीटी ने फॉर्मेट दिया उस पर रिकमेंडेशन लेटर उस फॉर्मेट पे दे देगा, तो आप एलिजिबल हो जाओगे उसके लिए डीपी डबल आई टी की रजिस्टर। ये मैंने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट एकदम सिंपल लैंग्वेज में, साथ में कीवर्ड्स यूज करें ताकि आपको एमसीक्यू समझ आए, आप एमसीक्यू टैकल करो। ऐसे ही मैं पांच जो चैप्टर के मेरे वीडियोस आएंगे इसी चैनल पे आएंगे, आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं लॉ भी पढ़ाने वाला हूँ, तो पहले आप सेट इसको पढ़ के निकालो, बेहतरीन तरीके से निकलेगा। नीचे लिंक दिया है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, पूरे तरीके से नोट्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं पुअर सक्सेशन प्लानिंग के, जैसे कि डीएलएफ लिमिटेड, द मुर्गप्पा ग्रुप, रेड्डी फैमिली। डीएलएफ लिमिटेड आप सबने सुना होगा, एक रियल स्टेट कंपनी थी, अच्छी बड़ी कंपनी थी, आज भी है, लेकिन जो उसका सक्सेशन हुआ ना वो इतना स्मूथ नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए ना, कि ट्रांसपेरेंसी होना, लीडरशिप का अच्छे से ट्रांसफर होना, मेंटरशिप और सक्सेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होना, वो कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं हो पाए। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में उसका ट्रांसिशन हुआ इतना स्मूथ नहीं हुआ। तो जो पहले की जनरेशन उसको इतना स्केल कर पाई, उस लेवल का स्केल जो सेकंड जनरेशन या जो आने वाली जनरेशन आई उसको वो डेवलप नहीं कर पाती है फैमिली बिजनेस में या सक्सेशन प्लानिंग में, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। इस कारण पुअर सक्सेस प्लानिंग के कारण बिजनेसेस
वहीं के वहीं रह जाते हैं या ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाता है।